नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कलाम एकेडमी की तरफ से लेवल 1 का जो फाइनल टेस्ट पूरे सिलेबस पर आधारित टेस्ट जो लिया गया है 14 दिसंबर को, इसे डिस्कशन करने वाले हैं। सभी 150 प्रश्नों को लेकर के बातचीत रहेगी। पिछले वीडियो में जो इनका फर्स्ट टेस्ट हुआ था फाइनल टेस्ट, उसको लेकर के डिस्कशन किया था। आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके वो वीडियो भी देख लेंगे। अपनी तैयारी का एनालिसिस करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस वीडियो में फाइनल टेस्ट का सेकंड ये जो रहा है सेकंड टेस्ट, इसे कवर करने वाले हैं। सभी प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। पिछले पेपर में कुछ साथियों की शिकायत थी कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ करके थोड़ा 2-3 सेकंड का टाइम दिया करिए कि हम खुद से आंसर इसका पता लगाने की कोशिश करें। तो कुछ सेकंड्स का मैं आपको टाइम भी दूंगा और फिर मैं आपका आंसर बताने वाला हूँ। इस तरह से हम कंप्लीट सभी 150 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पहला सवाल आता है, निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश और प्राकृतिक भूदृश्य में से असुमेलित कथन की पहचान करनी है। असुमेलित नेगेटिव पूछ रहा है, तो सुमेलित असुमेलित का आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। असुमेलित को पहचानना है, तो आप देखिए आंसर कौन सा हो सकता है इसमें। असुमेलित हाड़ौती प्रदेश सतूर शिखर से सही बात है ये तो। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश देवारी बर्रा से सही है। मेवाड़ी पर्वतीय प्रदेश गिरवा से, ये भी सही है। जो नेगेटिव में इसका आंसर रहने वाला है बाणगंगा बेसिन, यहाँ से नहीं है। बाणगंगा बेसिन कहाँ से है? बाणगंगा बेसिन है राजस्थान के पूर्व और उत्तरी पूर्व हिस्से में, तो ये बाणगंगा रहेगी। और जो बनास बेसिन रहेगा, बनास बेसिन किधर से है? ये रहेगा इधर अजमेर भीलवाड़ा टोंक साइड से, इधर से होता हुआ और जयपुर दौसा से बाणगंगा, तो ये इसका बेसिन रहेगा। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है, असुमेलित हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। पहले का चौथा ऑप्शन, इस तरह से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम के बारे में बात करनी है। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो मानगढ़ धाम स्थित है बांसवाड़ा में। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदियाँ। माही नदी की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पूछ रहा है नेगेटिव में। इस चीज़ का ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखेंगे, यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है मैक्सिमम। नदी नहीं है, सहायक नदी माही की नहीं है, तो यहाँ पर अनास भी है, चाप भी है, हरण भी है, मोरेल नहीं है। तीसरे में दूसरा ऑप्शन रहेगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रानाबाई हरनावा, ये भी सही है। जसनाथ जी कतरियासर, ये भी सही है। लालदास जी धौलीदूब, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? महर्षि नवल राम कंटालिया से नहीं है। महर्षि नवल राम है जोधपुर से, और इन्होंने नवल संप्रदाय की भी स्थापना करी है। तो महर्षि नवल राम का ध्यान रखना है, जोधपुर से। जोधपुर में इनकी प्रधान पीठ है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न, राजस्थान में लाल और पीली मृदा, लाल पीली मृदा कौन से जिलों के समूह में पाई जाती है? ये पाई जाती है सिरोही, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्र में। अगला छठा प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित युग्म, सही सुमेलित युग्म पता करना है। सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें सही सुमेलित युग्म है पाबूजी का मेला, कोलूमंड वाला, ये सही है। बाकी तीनों इन्होंने गलत बता रखे हैं। अब इनका सही क्या होगा, देखिए कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला, कल्याण जी का मेला है टोंक डिग्गी से संबंधित। श्री महावीर जी का मेला कहाँ पड़ता है? श्री महावीर जी का मेला पड़ता है करौली में। और करणी माता का मेला बीकानेर देशनोक में। तो इस तरह से ध्यान रखना है। छठे प्रश्न के बारे में ये जानकारी रही है। पाबूजी का मेला इन्होंने सही ऑप्शन बता रखा है, तो इसका चौथा आंसर करेक्ट रहेगा। बाकी तीनों के मैंने सही नाम आपको बता दिए हैं, इस तरह से ध्यान रखना है। अगला सातवां प्रश्न है, गांधी जी ने किसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी ने किसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है? तो ये इन्होंने दी है नीमुचना हत्याकांड को। अगला इसके बाद में आठवां प्रश्न है, झालावाड़ का पठार कहाँ है? झालावाड़ का पठार किसे कहा है? तो इनमें से बताना है किसे कहा है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार कहा है मालवा पठार का उत्तरी भाग। अगला नौवां प्रश्न है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो बताइए सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला 10वां प्रश्न है, पुराविद जो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है। कालीबंगा से संबंधित कौन कौन है? अमलानंद घोष भी संबंधित है, वी.के. थापर भी संबंधित है और बी.बी. लाल भी संबंधित है। वी.एन. मिश्र कालीबंगा से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये ध्यान रखना है।
इसके बाद में अगला 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य की बात हो रही है, कौन सा घन वाद्य नहीं है? झांझ भी है, मजीरा भी है, थाली भी है, खंजरी नहीं है। 11वें में चौथा आंसर रहेगा खंजरी नहीं है, खंजरी जो है ताल वाद्य है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें 12वें प्रश्न को लेकर के, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत कौन आता है इनमें से? तो वो आता है कोटा। 12 प्रश्न अच्छे प्रकार से हो गए। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? असुमेलित की, अब असुमेलित को पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए 13वें प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। गिरिदुर्ग सिवाना में सही है। स्थल दुर्ग चौमुहागढ़ का उदाहरण सही है। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग का मतलब है चारों ओर जैसे रेतीले टीबे वगैरह वो हो, तो ये मांडलगढ़ इसका सही उदाहरण नहीं है। धानवन दुर्ग का सही उदाहरण है जैसलमेर का सोनारगढ़। और ओदुक दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा है, तो गागरोन ये भी सही उदाहरण है। तो इसके इस प्रकार से चौथा आंसर ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न है अभी तो। नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य, नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ है? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला 15वां प्रश्न सुमेलित करने को लेकर के है, जिसमें सही उत्तर का चयन करना है। बांध, बेराज और कहाँ पर ये स्थित हैं, इनको सुमेलित करना है। देखिए और सोचिए कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सही आंसर इसका तीसरा ऑप्शन रहेगा कि एक जो है ये महलपुर बैराज, महलपुर बैराज रहेगा पार्वती नदी बारा में, और रामगढ़ बैराज है कूल नदी बारा में, नवनेरा बैराज है, नवनेरा बैराज है काली सिंध नदी कोटा में, और इसरदा बांध है बनास नदी सवाई माधोपुर में। तो इस तरह से ये संबंधित है आपस में। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 16वें प्रश्न को लेकर के, निम्न में से नाथ द्वारा शैली का मुख्य विषय, इनमें से नाथ द्वारा शैली का मुख्य विषय क्या हो सकता है? सोचिए एक बार। नाथ द्वारा शैली का मुख्य विषय है पिछवाई चित्रांकन। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न, कविवर सुधन और अखीराम गर्ग जैसे विद्वान किस शासक के दरबारी रहे हैं? कविवर सुधन और अखीराम गर्ग, तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर है सूरजमल के दरबारी कवि ये रहे हैं, कविवर सुधन और अखीराम गर्ग। अगला 18वां प्रश्न, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र प्रतिशत हमने को पता करना है। तो राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2024-25 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र बताइए कौन सा हो सकता है इनमें से? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 36.9%। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में दूसरा 19वां प्रश्न है, रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति जो है इसे 25 शिलाओं पर खुदवाया। किस भाषा में खुदवाया है ये जानना जरूरी है। तो किस भाषा में खुदवाया उन्होंने? तो संस्कृत भाषा में खुदवाया है। अगला 20वां प्रश्न है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में लिंग अनुपात की दृष्टि से निम्न राज्यों को व्यवस्थित अवरोही क्रम इनकी पहचान करनी है। अवरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर ले जाना है। तो सबसे कम लिंग अनुपात किधर है और सबसे ज़्यादा किधर है, तो उधर से अवरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर क्या रह सकता है? इसका सही आंसर है डूंगरपुर सबसे पहले, फिर राजसमंद, फिर पाली। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। आगे देखिए 21वां प्रश्न है, राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार, राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा है? इसका सही आंसर है शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा है। 22वां प्रश्न, निम्न में 1857 की क्रांति के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? कौन सा सही कथन इसमें नहीं है ये पहचानना है। क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 की हुई, तो ये भी सही कथन है। शाहपुरा के शासन ने इन क्रांतिकारियों की सहायता की, ये भी सही कथन है। शावर्ष के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नीमच में पुनः अधिकार कर लिया, ये भी सही है। इसका जो गलत कथन है वो है नीमच छावनी पर 2 माह तक क्रांतिकारियों ने नियंत्रण
नहीं रखा, तो ये शुरुआती 3 सही है। इसका नेगेटिव में आंसर रहने वाला है ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न, निम्न में से ढोला मारूरा दूहा नामक काव्यकृति के नायक का वास्तविक नाम क्या है? तो ढोला मारूरा दूहा, इसके नायक हैं साहलय कुमार द्वारा ये ढोला मारूरा दूहा लिखे गए। इसके बाद में अगला 24वां प्रश्न, निम्नलिखित जनजातीय कार्यक्रमों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। जनजाति उपयोजना में बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिले पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं। राज्य में बिखरी जाति विकास कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ किया गया। शहरिया विकास कार्यक्रम 12 की साहबा तथा किशनगंज पंचायत समितियों में संचालित किया गया। तो ये सारे कथन सही है। नेगेटिव में इसका सही रहने वाला है माड़ा समुदाय राज्य प्रायोजित योजना है, तो ये नहीं है, तो इसका सत्य कथन पहला है। इसके बाद में 25वां प्रश्न देखिए, नसीराबाद में 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों से बचने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ शरण ली थी? तो बताइए कहाँ पर शरण ली थी अंग्रेज अधिकारियों ने 1857 की क्रांति के समय? नसीराबाद की क्रांति की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये ब्यावर में इन्होंने शरण ली थी। अगला यहाँ पर 26वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। सूची 1 में तो ऊर्जा संसाधनों की बात हो रही है और सूची 2 में ऊर्जा इकाइयों की बात हो रही है, तो इन्हें सम्मिलित करना है। तो सोचिए क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जो तापीय ऊर्जा है ये है बरसिंहसर बीकानेर में, और जो पवन ऊर्जा है ये है बीठड़ी फलोदी में, और जल विद्युत ऊर्जा है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ से संबंधित, और सौर ऊर्जा है मैनावली हनुमानगढ़ से संबंधित। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन 4। 26वें में चौथा ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न को लेकर के, राजस्थानी भाषा की बोली निम्न में से कौन सी नहीं है? रांगड़ी भी है, धावड़ी भी है, मारवाड़ी भी है, मागधी नहीं है। मागधी कहाँ की है? बिहार की है। तो 27वें का यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है नेगेटिव में। 28वें प्रश्न की बात करते हैं, असुमेलित युग्म की पहचान करनी है खनिज और खनन क्षेत्र में। लोहा अयस्क काली पहाड़ी में सही है। जिप्सम, तांबा, रॉक फॉस्फेट, तो सही आपको बताना है। असुमेलित कौन सा है? नेगेटिव वाला बताना है। जिप्सम वाला नेगेटिव है। जिप्सम कहाँ पे है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर में पाया जाता है, डेगाना में नहीं है। तांबा कहाँ है? खेतड़ी में। रॉक फॉस्फेट फतेहगढ़ में। ये सारी बातें आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखनी है। इसका नेगेटिव में आंसर क्या रहेगा? जिप्सम वाला। आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न है, रचना और लेखक में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सूरज प्रकाश कर्णिदान सही है। राम रासो माधोदास ददवाड़िया नागदमन सायाजी झूला सही है। हाला झालारी कुंडलिया ये सही नहीं है। हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारहट द्वारा लेखक ईश्वरदास बारहट हैं। अगला 30वां प्रश्न, वृहद राजस्थान व मत्स्य संघ का विलय हुआ था तो किस चरण में हुआ था? बताइए किस चरण में हुआ था? तो ये विलय हुआ था 5वें चरण में। 30वें में दूसरा ऑप्शन रहेगा। इसके बाद में अगला 31वां प्रश्न है, अमृता देवी के साथ में उनकी 3 बेटियों ने खेजड़ी के वृक्षों हेतु बलिदान दिया, तो उनकी बेटियों के नाम आपको बताने हैं। अमृता देवी की 3 बेटियां थी, तो 3 बेटियों का नाम बताना है। अमृता देवी की बेटियों का नाम क्या है? आशु, रत्नी और भागू। ये पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 32वां प्रश्न, राजस्थान में ट्राइबल पर्यटन सर्किट विस्तृत सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो चयन करिए। 32वें में क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपने मूल राज्य या विरासत में हुई है? मूल राज्य या विरासत में हुई है तो हुई है डूंगरपुर प्रजामंडल में। अगला 34वां प्रश्न, निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है? तो किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है? तो ये हुआ है मरु गुजरी अपभ्रंश से। अगला 35वां प्रश्न, राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत राज्य में दोहन होने वाले खनिजों की संख्या 58 से बढ़ाकर के 2047 तक कितना करने का प्रावधान रखा गया है? तो बताइए कितना रखा गया है? इसका ये रखा गया है 70। अगला जो प्रश्न है 36वां, निम्न में से राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य बताना है। सबसे समृद्ध साहित्य राजस्थानी भाषा का।
ये है चारण साहित्य। अगला 37वां प्रश्न, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार बताना है, तो ये है जैसलमेर। अगला 38वां प्रश्न, लाल कपड़े की छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का दाना और रतचनन बांधकर तैयार किया गया बच्चे के गले का आभूषण क्या कहलाता है? तो बच्चे के आभूषण के बारे में बताइए। नजरिया, नजर लगने वाला ये बनाते हैं नजरिया, इसे नजरिया कहेंगे। 39वां प्रश्न, राजस्थान के वन संपदा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन सा सही है गलत है उस बारे में बताइए। तो सत्य को पहचानना है। इसका सही आंसर क्या है? अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन राज्य के आबू पर्वतीय क्षेत्र पर ही पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा भी सही है, राज्य के मानसूनी वनों में सालर, महुआ, तंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा भी सही है, राज्य में खेजड़ी वृक्ष उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाया जाता है। तो तीनों ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा 39वें में, चौथा ऑप्शन। और अगला 40वां प्रश्न देखिए, निम्न में से भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश, तो ये कहा जाता है विजय स्तंभ को। अगला 41वां प्रश्न, असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। असुमेलित युग्म वन्य जीव संरक्षण स्थल में और ये कहाँ अवस्थित हैं, इन बारे में। तो यहाँ पहला ही असुमेलित हो गया है, मेनार रामसर साइट स्थल, ये फलोदी में नहीं है, मेनार रामसर साइट है उदयपुर में। और जो बाघ दर्रा क्रोकोडाइल संरक्षण पार्क, ये गिरवा उदयपुर में सही है। आमागढ़ व झलाना लेपर्ड सफारी जयपुर में सही है। खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर प्रस्तावित है सोरसेन बारा में, सही है। तो ये सारे सही है। इसका नेगेटिव में आंसर पहला ही रहने वाला है। ये बात अच्छे प्रकार से ध्यान रखनी है। इसके बाद में 42वां प्रश्न, वर्ष 2025 में आयोजित निम्नलिखित पर्यटन महोत्सवों को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करके उपयुक्त विवरण का चयन करिए। आभानेरी, पतंग महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, ब्रज होली महोत्सव, तो इनको सही क्रम, कैलेंडर के अनुसार सही क्रम में कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो इस तरह से क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सबसे पहले तो पतंग महोत्सव आएगा, बी ऑप्शन। फिर उसके बाद में ब्रज होली महोत्सव, फिर उसके बाद में ग्रीष्म महोत्सव, फिर आभानेरी महोत्सव। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। 42वें में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न देखिए, मांडला आदिवासी समाज की एक परंपरा है, थोड़े बदलाव के साथ आज की युवा पीढ़ी में लोकप्रिय हुई है, इसका संबंध किससे है? तो मांडला का संबंध किससे है? मांडला का संबंध है चमड़ी गुदवाने से, मांडला, इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला 44वां प्रश्न, राजस्थान स्थित निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थलों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम आपको बताना है। तो बताइए इनका पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम। इसका सही क्रम रहने वाला है वन विहार सबसे पहले, तो फिर जवाहर सागर, फिर बस्सी, फिर फुलवारी की नाल। तो पहला ऑप्शन 44वें का करेक्ट रहेगा। इसके बाद में 45वां प्रश्न देखिए, एक ही आंदोलन के दौरान प्रस्तुत मेवाड़ की पुकार, एक ही आंदोलन के दौरान प्रस्तुत मेवाड़ की पुकार क्या था? ये था मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत 21 सूत्रीय मांग पत्र। अगला 46वां प्रश्न, निम्न में से किस लोक देवी को तरतई माता के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है त्रिपुरा सुंदरी को, 46वें में तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 47वां प्रश्न, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन पहचानना है। अरब सागरीय मानसून की अधिकांश वर्षा राज्य के दक्षिण भाग में होती है, ये भी सही कथन है, हमें तो असत्य चाहिए। दूसरा देखिए, राज्य की
कुल वर्षा का 90 से 95% अंश जुलाई से सितंबर के बीच में, ये भी सही है। शीतकाल में राज्य में पश्चिम विक्षोभीय प्रभाव रहता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन इसका गलत रहने वाला है, राज्य में बंगाल की खाड़ी का मानसून अरबी मानसून की तुलना में कम वर्षा नहीं करता है, ये गलत है इसका। चौथा नेगेटिव में इसका सही रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं 48वें प्रश्न को लेकर के, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन थे इनमें से? बताइए भाई, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी। तो ये सारे ही सहयोगी थे। रावत नेत सिंह भी थे, झाला बीदा भी थे, रामदास राठौड़ भी और रामसा तंवर भी। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट रहने वाला है। अगला 49वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़। अगला 50वां प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य देश में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में 50% से अधिक अंश रखता है? राजस्थान रखता है 50% से ज़्यादा का उत्पादन, ये रखता है गंवार के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है 51वां प्रश्न, वर्ष 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान के घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस जिले से है? दिव्य कीर्ति संबंध अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं और राजस्थान की हैं, तो इनका संबंध किस जिले से है? जिला पूछा गया है इनका संबंध का जिला, तो ये है इनका जिला है जयपुर। अगला 52वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहली नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन किया। नमो जैव विविधता की बात हो रही है, तो नमो जैव विविधता जो हुई है वो है प्रतापगढ़ बांध अलवर में। अगला 53वां प्रश्न, खानवा कहाँ स्थित है? खानवा कहाँ स्थित है भाई? खानवा है भरतपुर में स्थित। 54वां प्रश्न है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी मानव शारदा का संबंध किस खेल से है? तो मानव शारदा का खेल से साइकिलिंग से संबंधित है। अगला 55 नंबर पे है, किस मंदिर को खम्बों का अजायबघर कहा जाता है? किस मंदिर को खम्बों का अजायबघर कहा जाता है? चौमुख जैन मंदिर रणकपुर को। 56वां प्रश्न, सितंबर 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मतदान केंद्र है? जयपुर में सर्वाधिक मतदान केंद्र है। 57वां प्रश्न, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर कितने रुपए का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है? 1.5 1.5 लाख का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर। 58वां प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देखरेख व सुधार से संबंधित है। पर्यवेक्षण ही सुधार से संबंधित है, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 59वां प्रश्न, राजस्थान में ऊंट के निर्यात व परिवहन पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? ऊंट के निर्यात और परिवहन पर 2014 में। 60वां प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में 2 कोष स्थापित किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 कोष हैं? समिति कोष और परिचालन कोष, ये दोनों कोष स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये 60 प्रश्न अपने पूरे हुए। आगे बढ़ते हैं 61वां प्रश्न अपना देखिए, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राज्यीय विवाह योजना के तहत प्रति युगल कितनी राशि दी जाती है? तो ये शादी की राशि दी जाती है इनको 10 लाख रुपए। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत देख लीजिए भाई 10 लाख। 62वां प्रश्न है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया एक अधिगम नवाचार है?
ये है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की तरफ से। अगला 63वां प्रश्न, निपुण भारत योजना के संदर्भ में निपुण NIPUN का पूरा नाम क्या है? निपुण का पूरा नाम बताइए भाई। निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो ये जरूर से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 64वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई? तो किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत NEP 2020 से शुरू करी गई है? 64वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है मिडिल स्टेज से ही अब व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करी गई है। 65वां प्रश्न देखिए, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो 65 का सही विकल्प रहेगा 1 से 8 के लिए पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। 66वां प्रश्न है, राजस्थान में निजी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा बतानी है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क एंट्री लेवल कक्षा, तो 66 में एंट्री लेवल कक्षा क्या है? PP3+ ये रहने वाली है एंट्री लेवल कक्षा 3+ में। और इसके बाद में 67वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में उद्योगों की बात हो रही है, सूची 2 में कहाँ स्थित है उनकी बात हो रही है। आदित्य सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में, डर्बी टेक्सटाइल्स हैं जोधपुर से संबंधित, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना जयपुर में है, और पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सलादीपुरा से है। तो ये इस प्रकार से चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 68वां प्रश्न है, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के अनुसार निःशुल्क प्रवेशित बालक की फीस की प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे किसे दी जाएगी? फीस की प्रतिपूर्ति किसे दी जाएगी? तो बताइए किसे दी जाएगी? 68वें में रहने वाला है विद्यालय को प्रतिपूर्ति दी जाएगी, निःशुल्क प्रवेशित बालक की फीस की प्रतिपूर्ति। अगला 69वां प्रश्न, राज्य बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ दर्शन करवाए जाने की घोषणा करी गई है? ये घोषणा करी गई है 6000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत। और 17वां प्रश्न, RTE अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को अनुसूची में संशोधन की शक्ति प्रदान करी गई है? 17वें प्रश्न की बताइए। तो ये करी गई है धारा 20 के अंतर्गत। 71वां प्रश्न, जून 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसे राजस्थान के लोक सेवा आयोग के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियोजित किया है? तो हरिभाऊ बागड़े ने उत्कल रंजन साहू को 40वें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी है, उत्कल रंजन साहू को। 72वां प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में सुमेलित करना है और सुमेलित को छांटना है। कौन सा सही है इसमें? इसमें सही है धारा 2 जो है दुर्लभ वर्ग का बालक, तो ये सही है इसका, ये सही विकल्प हो जाता है। अगला 73वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किन 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो 73वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला है डूंगरपुर और सलूम्बर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण। अगला 74वां प्रश्न देखिए, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के अनुसार राजस्थान में प्रवेश के लिए विस्तृत कालावधि कितनी है? ये कालावधि है 6 माह की। 75वां प्रश्न, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की औपचारिकीकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। उत्पाद और संबंधित जिले की असुमेलित यहाँ से हटाना है। मूंगफली उत्पाद चूरू से सही है, सौंफ सिपेही से सही है, टमाटर बूंदी से नहीं है। टमाटर कहाँ से है? टमाटर है जालौर सिरोही जयपुर से संबंधित है। और गुलाब कहाँ से? अजमेर से संबंधित है। उत्पादन क्षेत्र संबंधित जिला, तो इस प्रकार से
75वें प्रश्न के बारे में ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, असुमेलित युग्म। 76वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के तहत अभिशासित राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम NETF का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल अधिगम को प्रोत्साहित करना। अगला 77 नंबर पे प्रश्न, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत कक्षा 6 से 8 की राजकीय विद्यालय की बालिका जिसके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है तो उसे प्रति उपस्थिति दिवस के लिए कितनी राशि देय होगी? तो रोजाना बालिका को कितने रुपए दिए जाएंगे अगर उसके घर से 2 किलोमीटर से दूर स्कूल है और वह 6 से 8वीं क्लास की बालिका है? उसे दिए जाएंगे 15 रुपये प्रतिदिन। अगला 78वां प्रश्न है, NEP 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में 17 सितंबर 2025 को चलाया गया अभियान जिसमें 10 मिनट तक सामूहिक पठन करवाया गया है। सामूहिक पठन कब करवाया गया है? 17 सितंबर 2025 को चलाया गया अभियान बताना है। तो वो कौन सा अभियान है? वो अभियान है रीड ए थॉन। अगला 79 नंबर पे प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं है? कालीबाई भील उड़ान योजना का ये नहीं है। 80 नंबर पे प्रश्न है, लाइव कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाने हेतु राजस्थान शिक्षा विभाग व मिशन ज्ञान के संयुक्त प्रयास से चलाया गया अधिगम नवाचार है। तो कौन सा अधिगम नवाचार मिशन ज्ञान के तहत संयुक्त प्रयास से चलाया गया है? ये है ई पाठशाला कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर पे प्रश्न देखिए, यदि एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में छात्रों की संख्या 247 है और प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए? प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त सिर्फ शिक्षकों की बात हो रही है, तो RT 2009 के अनुसार कितने शिक्षक रहेंगे विद्यालय में? प्रधानाध्यापक को नहीं काउंट करना है, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो प्रधानाध्यापक के अलावा कितने शिक्षक रहेंगे? तो यहाँ रहने वाले हैं 7 शिक्षक। अगला 82 नंबर पे प्रश्न है, पंच गौरव कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? पंच गौरव कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 17 दिसंबर 2024 से। अगला प्रश्न 83 नंबर पे, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये व्यवस्था कहलाती है समावेशी शिक्षा। अगला 84 नंबर पे सुमेलित करना है, सुमेलित करिए भाई, सुमेलित करिए। पहला जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है ये है भरतपुर में। सिमेरिक विद्युत अनुसंधान और विकास केंद्र कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर में। भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र है उदयपुर में। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 84 प्रश्न में तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके बाद में 85 प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर शहर ने 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाली श्रेणी में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात हो रही है, स्वच्छ वायु। तो इसमें 85 नंबर पे प्रश्न में क्या ऑप्शन रह सकता है? इसमें रहने वाला है तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत। 86 नंबर पे प्रश्न, उत्तरी तुतारदी के नाम से प्रसिद्ध गलताजी में स्थित है। गलताजी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। 87वां प्रश्न, 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किस राजस्थानी को प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है वेद बनवारी लाल गौड़ को। 88 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पैराशूटिंग खिलाड़ी अवनी लेखरा ने पेरिस
पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया है? तो बताइए किस श्रेणी में प्राप्त किया है? तो इन्होंने प्राप्त किया है SH1 श्रेणी में। इसके बाद में 89 नंबर पे प्रश्न है 23 सितंबर 2025 को 23 सितंबर 2025 को 23 सितंबर 2025 को 10वें राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? सोचिए एक बार। ये समारोह का आयोजन रहा है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर पे। अगला 90 नंबर पे मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के संदर्भ में असत्य कथन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, सही है। मंत्री जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, तो ये गलत है। यहाँ पर राजस्थान मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका 90 में तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर पे है हिलगार्ड के शब्दों में अभिप्रेरणा को जिन 3 तत्वों का योग कहा गया है उनके चक्र में अंतिम चरण बताना है। हिलगार्ड के शब्दों में अभिप्रेरणा को, तो यहाँ रहने वाला है उद्दीपक। अगला 92 नंबर पे इसको सम्मिलित करना है प्रतीक चिन्हों को। सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्न है, तो सोशल मीडिया से ये किसका चिन्ह है? ये तो जानते होंगे यार आप यार, ये है इंस्टाग्राम का। ये किसका लोगो है? ये लोगो है फ्लिकर का। ये किसका है? शेयरचैट का। ये किसका है? लिंक्डइन का। तो इस प्रकार से इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये सोशल मीडिया ऐप्स के लोगो रहे हैं। 93वां प्रश्न है छोटे बच्चों का रिश्तेदारों को अपने खिलौने दिखाना किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो 93वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है अवधान केंद्रण। 94वां प्रश्न है मस्तिष्क प्रकंपन विधि से किन बच्चों को जांचा जा सकता है? तो वो जांचा जा सकता है सृजनात्मक बच्चों को। 95वां प्रश्न डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में सत्य कथन बताना है। एक क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू होती है जो डेटा और गुप्त कुंजी से कैलकुलेट की जाती है। और डी ऑप्शन क्या है? यह एक तकनीक है जो एक व्यक्ति, संस्था और डिजिटल डाटा से बांधती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 95वें प्रश्न में चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए और डी। इसके बाद में 96वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा के जनक आपको बताने हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा है पील की। अगला 97वां प्रश्न है विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो विकास का सिद्धांत निरंतरता भी नहीं है और पलटावी भी नहीं है। संचय, यादृच्छिक, एकीकृत, ये विकास के सिद्धांत हैं। अगला यहाँ पर 98वां प्रश्न निम्न में से कौन सा दीक्षा ऐप से विकसित किया गया चैटबॉट है? दीक्षा ऐप से चैटबॉट कौन सा विकसित किया गया है? ये है आस्क तारा। 99 नंबर पे प्रश्न है एक बच्चा संग्रहण, सुप्त काम प्रवृत्ति, मिथ्या परिपक्वता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। एरिक एरिक्सन के अनुसार उसका मनोसामाजिक गुण क्या हो सकता है? उसका गुण हो सकता है सामर्थ्य। अगला 100 नंबर पे प्रश्न है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में असुमेलित युग्म, नेगेटिव में पूछ रहा है, असुमेलित युग्म बताना है। तो लिंग व्यक्तिगत कारक ये नहीं है, यहाँ पर IQ व्यक्तिगत कारक है, विद्यालय सामाजिक कारक है और रीति रिवाज सामाजिक कारक है। तो ये सब सही है, पहला ऑप्शन गलत हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं 101 नंबर पे प्रश्न फ्लैश मेमोरी डिवाइस NVMe है। 102 प्रश्न सत्य कथन बताना है।
102 प्रश्न में सत्य कथन बताना है, तो इसमें थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, परंतु थकान अधिगम को प्रभावित करती है। सही बात है। परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन भी अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, ये भी सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1 और 2 दोनों सही है। 102 में तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 103वां प्रश्न, फ्रायड द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत नहीं किया गया है? तो इसका नहीं किया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली में। 104 प्रश्न, 104 नंबर पे कंप्यूटर के संदर्भ में गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो का क्या अर्थ है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका अर्थ है गलत इनपुट या अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली त्रुटियों से संबंधित। अगला 105 नंबर पे प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि के विचार व अभिप्राय निम्नलिखित में से किस अन्य बुद्धि के भावार्थ से मिलता जुलता नहीं है? तो किससे मिलता जुलता नहीं है? घटकीय बुद्धि से मिलता जुलता नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। 106 नंबर पे प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान का स्वरूप बताना है। सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का स्वरूप, सामाजिक विज्ञान के ज्ञान का स्वरूप है प्रमाण आधारित भी है, अनुभवजन्य भी है, सत्यापन योग्य भी है, उपरोक्त सभी। अगला 107 नंबर पे प्रश्न है, 4x बराबर 5y है तो बताना है x का मान कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन रहेगी, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करिएगा। थोड़ा समय बचाने के लिए डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ इसका। 107 नंबर पे प्रश्न अपने का आंसर रहने वाला है 100 डिग्री। अगला 108 नंबर पे प्रश्न है, अमिट शाही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अमिट शाही बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो AgNO3 का उपयोग किया जाता है। अगला 109 नंबर पे प्रश्न है, जब कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में चलता है, अर्धवर्त पूरा करने के पश्चात कण का विस्थापन कितना होगा? कण का विस्थापन होने वाला है 2r। अगला 110 नंबर पे प्रश्न है, स्पर्शनीय मानचित्र क्या है? स्पर्शनीय मानचित्र बताना है। तो NCERT द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित मानचित्र जो कि स्पर्श करके हमें पता लगाना है, तो स्पर्शनीय मानचित्र। 111 नंबर पे प्रश्न, 3 संख्याएं दी गई है जिनमें से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है और तीसरी की 2 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या क्या है? 36। आंसर इसका करेक्ट रहने वाला है पहला ऑप्शन। अगला 112 नंबर पे प्रश्न, किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण बताना है। परिवर्तन करने का गुण, परिवर्तन के विरोध करने का गुण, परिवर्तन के विरोध का गुण रहने वाला है जड़त्व। अगला 13वां प्रश्न, तैरना सीखना किलपैट्रिक द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? किस प्रकार के अंतर्गत आता है तैरना सीखना? तैरना सीखना आता है यहाँ पर अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत। 114 नंबर पे प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 720 है, तो इनका संभावित जोड़े कितने होंगे? तो इन संख्याओं के जोड़े पता करना है, तो इनके जोड़े होने वाले हैं 4। अगला 115 नंबर पे प्रश्न है, उत्तम परीक्षण के निर्माण में प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर 115 में वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि हम एक समान अर्थ निकाल करके विद्यार्थी उत्तरों की व्याख्या सही ढंग से करने में सक्षम हो। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 116 नंबर पे प्रश्न, मुकुलन द्वारा जनन किस प्राणी में होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है वर्टिशिला में होता है मुकुलन द्वारा जनन। रूब्रिक्स क्या है? अगला 17वां प्रश्न, 117वां प्रश्न है, रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स है छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु बहुउद्देशीय अंकन निर्देशिका। अगला 118 नंबर पे प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर बताइए। सर्वोच्च शिखर है माउंट ब्लॉन्क। 119वां प्रश्न है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? 119वें बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 120 नंबर पे निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य।
निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताना है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक कारकों का पता लगाना भी है और उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार बताना भी है। तो बी और सी इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 121वां प्रश्न देखिए, जीवा ने एक वस्तु को 2,500 रुपये में 2,500 में खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा और उस पर 125 रुपये कर अदा किया। रुपये में इसका लाभ बताइए। लाभ ज्ञात करना है और इसका सही आंसर रहने वाला है 500 रुपये। अगला 122 नंबर पे प्रश्न है, इनमें से प्रत्येक विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता है। हर विषय का अपना अलग तरीका, सिद्धांत और सीमाएं होती है। यह कौन सा दृष्टिकोण है? तो यह कौन सा दृष्टिकोण है? यह है विषयात्मक दृष्टिकोण। अगला 123वां प्रश्न है, भारत में रेवेन, हूप, रेड स्टार्ट तथा रॉबिन आदि पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? 123वें में पाई जाती है लद्दाख के क्षेत्र में। अगला 124वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य हर्बर्ट के पाठ योजना उपागम के प्रस्तावना पद के अंतर्गत संबद्ध की जाने वाली गतिविधियों के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर 124वें प्रश्न में छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना भी आएगा और पाठ के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को बताना भी आएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही रहने वाला है सी और डी। 125वां प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,85,053। 1,85,053 प्रति व्यक्ति आय। 126वां प्रश्न, समस्या समाधान विधि के किस चरण में समस्या से संबंधित कारणों का पता लगाया जाता है? समस्या से संबंधित कारण 126वें प्रश्न में कौन से होंगे? परिकल्पना का निर्माण। 127वां प्रश्न, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 128 सेंटीमीटर ये रहेगा। नीचे बच्चों को सिखाने वाली शिक्षण विधि की विशेषताएं दी गई है, जिसमें पहली विशेषता क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी स्वगति से पढ़ता है। प्रत्येक विद्यार्थी और पारंपरिक कक्षा की जगह पर विषय आधारित प्रयोगशालाएं होती है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। शिक्षक मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में होता है। शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक और सहयोगी। तो ये कौन सी शिक्षण विधि है? तो ये बताना है आपको। 128वें प्रश्न की बात हो रही है, तो यहाँ पर ड्रेकोली विधि है, डाल्टन है या मोंटेसरी है या किंडरगार्टन, तो कौन सी विधि है? तो ये डाल्टन विधि का उदाहरण है। इसके बाद में 129वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? एक हरी नागरिकता भी है, एकात्मक संघात्मक तत्वों का योग भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है, एकात्मक शासन व्यवस्था ये नहीं है, सभी का शासन लोकतंत्र है। 130वां प्रश्न है, NCFSE 2023 के अनुसार टिकरिंग प्रयोगशालाएं क्या है? टिकरिंग प्रयोगशालाएं तो ये है स्कूल में वह औपचारिक स्थान जहां पर छात्र सरल वैज्ञानिक सामग्री और उपकरणों के साथ में स्वतंत्र रूप से खेल सकता है। तो टिकरिंग प्रयोगशालाओं की बात ध्यान रखनी है। 131वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष करी गई? 1564 में। 132वां प्रश्न, एक खेल एवं शैक्षिक उपकरण जिसका उपयोग बच्चों को बुनियादी गणित और तर्क कौशल सिखाने के साथ साथ कहानी सुनाना और निर्माण करने से भी किया जाता है, तो ये है डोमिनोज। अगला 133वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ द फर्स्ट टाइम योर हैबिट्स, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला है हैव इम्प्रूव्ड, ये इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में 134वां प्रश्न है, चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी सेड इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहने वाला है शी सेड दैट इफ़ शी हैड नोन शी वुड हैव हेल्प्ड मी, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें 135वें प्रश्न की, तो ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स करेक्ट पैसिव इक्विवेलेंट,
दे मेड हिम लीव द रूम। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहेगा ही वॉज मेड टू लीव द रूम। चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला 136वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फ्रेजल वर्ब। द मैनेजर रिफ्यूज्ड टू हर केयरलेस एटीट्यूड एनी लॉन्गर। तो बात यहाँ पर करनी है, यहाँ पर सही आंसर रहेगा पुट अप विथ हर केयरलेस एटीट्यूड एनी लॉन्गर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा 136वें में। अगला 137वां प्रश्न है, द आइटम ए स्टॉर्म इन ए टी कप रिफर्स टू। तो ये किसे रेफर करा जाएगा? तो ये करा जाएगा यहाँ पर ए फुस ओवर ए ट्राइबल मैटर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। और इसके बाद में इधर आना है 138वां प्रश्न, यहाँ पर है ऊपर राइट साइड। विच डिफिकल्टी इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू इन्फ्लुएंस टू मदर टंग। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहने वाला है प्रोनाउंसिएशन एरर्स। अगला है स्टेटमेंट, इसमें बताना है कौन सा सही है। चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से सही बताना है। तो 139 में रहने वाला है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ए बी और डी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हेल्प आइडेंटिफाई लर्नर्स लर्निंग डिफिकल्टीज और रेमेडियल टीचिंग फॉलोअर्स डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और रेमेडियल टीचिंग एड्रेसेस कॉन्सेप्चुअल एरर्स। कॉन्सेप्चुअल उच्चारण करना है इसका। तो ये एरर्स को यहाँ पर डिनोट करता है। इसके बाद में 140वां प्रश्न स्टेटमेंट देखिए। 140वें प्रश्न में दूसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ए सी डी। यहाँ पर मोटिवेटेड लर्नर्स शो बेटर रिटेंशन ऑफ वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स और एक्सपोजर हेल्प्स लर्नर्स सबकॉन्शियसली एक्वायर लैंग्वेज पैटर्न्स। लर्नर्स शुड कंस्ट्रक्ट देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग थ्रू टास्क। तो ये तीन कथन, इसके यहाँ पर तीन स्टेटमेंट सही रहने वाले हैं। अगला 141वां प्रश्न है, स्टेटमेंट का ही है ये भी। तो स्टेटमेंट वाले ज़्यादा आ रहे हैं भाई। 141 में सारे ही करेक्ट है यहाँ पर। ग्रामर रूल्स आर टफ डिडक्टिवली इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर इज टफ इन इंडक्टिवली इन डायरेक्ट मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। चौथा कथन क्या है? इनिशियली फ्लुएंसी इज एक्यूरेटेड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। एक्यूरेसी इज आल्सो डेवलप्ड ओवर टाइम इन CLT मेथड। तो ये सारे स्टेटमेंट ही सही है। 142वां प्रश्न है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध युग्म हमें चूज करना है। गूंगा गूंगी भी सही है, काला काली भी सही है, पुत्र पुत्री भी सही है, खाला खाली ये सही नहीं है। ये है इसका अशुद्ध 142 में दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट। 143 में इसमें से भावात्मक संज्ञा अपने को पता करनी है। भावात्मक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो भावात्मक संज्ञा का उदाहरण है मिठास। भाव आ रहे हैं मिठास, मीठा। अगला 144वां प्रश्न, घास हरी होती है, इस वाक्य में होती है क्या है? घास हरी होती है, होती है क्या है? तो होती है यहाँ पर क्रिया है। 145वां, काशीगत का समास विग्रह है। काशीगत का समास विग्रह बताना है, काशी को गत। 146 पे, मूर्ख आदमी सदैव ठगा जाएगा। मूर्ख आदमी सदैव ठगा जाएगा, इसकी सही लोकोक्ति बतानी है। तो भेड़ जहाँ जाएगी मुड़ी जाएगी। मूर्ख आदमी सदैव ठगा जाएगा, तो भेड़ जहाँ जाएगी मुड़ी जाएगी। तो ये बताना है यहाँ पर। इसके बाद में अगला 147 नंबर पे प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर रचना और उच्चारण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो अनुकरण विधि है। 148 में कौन से ग्रहणात्मक कौशल हैं? ग्रहणात्मक कौशल को बात करनी है, ग्राह्य कौशलों की बात हो रही है। ग्रहण करने वाला, ग्रहण करना वाला है यहाँ पर सुनना और पढ़ना, दूसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। और इसके बाद में अगला 149 नंबर पे प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला के संबंध में सही कथनों का चुनाव करना है। अब इसमें से सही कथन कौन से हैं? तो यहाँ पर श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री है, सही है ये भी। और भाषा प्रयोगशाला के भंडार कक्ष में वृहद शब्दकोश होता है, ये भी सही है। प्रयोगशाला में सहयोगी शिक्षक प्रतिस्थापन होता है, तो ये नहीं है। भाषा कौशल एक सामान्य कक्षा का पूरक है, ये भी सही है। तो A B D सही है इसका। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट इसका रहने वाला है 149 में। इसके बाद में 150वां लास्ट प्रश्न अपना,
भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है सोनेल के द्वारा। इस प्रकार से ये कलाम एकेडमी का टेस्ट रहा है। इसकी आंसर की भी नीचे ही यहाँ पर टेस्ट करी हुई है। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, जहाँ से आप और इसकी अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको क्विक में थोड़ा सा ऐसे मेन जो क्वेश्चन जानने थे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सभी का एक साथ आंसर देखना था, उनके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और किसी भी प्रश्न विशेष को लेकर के कोई दिक्कत समस्या रहती है या क्लासेस के प्रति कोई भी आपका फीडबैक रहता है, देन आप कमेंट्स में बताएंगे, तो आगे आने वाली वीडियोज में और सुधार करा जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि और भी अलग अलग कोचिंग्स के जो इस प्रकार के टेस्ट है, कंप्लीट टेस्ट, उनको आपके साथ में शेयर करा जाए, जिससे कि आपकी तैयारी में मदद हो और एक थोड़ा सा प्रैक्टिस लेवल पे बना रहे। कुछ साथी तो टेस्ट की पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ का है कि यार मैं क्विक जल्दी से एक बार वीडियो के थ्रू शॉर्ट में देख लूँ कि क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न बन रहा है, तो उनके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक प्रकार से सारी बातें समझी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।